हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल। और लास्ट क्लास में हमने 3 लेक्चर्स देखे जर्नल एंट्रीज के, दैट इज़ चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का यूनिट 1 जनरल एंट्रीज। आज हम चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का ही सेकेंड यूनिट करेंगे जिसका नाम है लेजर। आज हम जनरल एंट्रीज के थ्रू कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं, कैसे कोई अकाउंट बनाते हैं, ये सीखेंगे। लेजर इज द सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप होता है जनरल एंट्री या कोई भी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करना जिसमें प्राइमरी रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद उसको जब पोस्टिंग की जाती है ट्रांजैक्शन को तो उसे लेजर बनाना या अकाउंट्स बनाना कहते हैं। एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। जनरल एंट्री इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग doing posting या ledger बनाना is the process of classification of accounting transactions. Let's start. इस यूनिट में हम सीखेंगे concept of ledger, techniques of ledger posting and how to balance an account, and learn the technique of opening the accounts each year. यानी totally जो ledger बनाते close करना, open करना and all. लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल को क्या कहते हैं? सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये हेल्प करता है लेजर बनाने में। इट सपोर्ट्स टू मेक लेजर, लेकिन जो मेन अकाउंट्स होते हैं वो लेजर होते हैं, इसलिए इन्हें प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। इसमें इस चैप्टर में हम सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज इन द अकाउंट। जनरल एंट्री के आगे अब हमें क्या करना होता है, कैसे लेजर बनाना होता है। देन डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, जिसको बैलेंस कहते हैं। अब रिमेनिंग बैलेंस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है और कुछ बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, जनरल एंट्री सीखे, दैट इज आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, जिसे लेजर कहते हैं। इसमें क्या होता है, एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू, सीधे जो अकाउंट्स का ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन होता है उसमें पूछ सकता है कि लेजर इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग एंट्रीज, ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए ये छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं भी आपका मिस्टेक होने का चांस ना रहे। The book which contain all the set of accounts, personal, real and nominal account is known as ledger. It is known as principal books of accounts in which account-wise balance of each account is determined. अब नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं लेजर बनाने का। सबसे पहले तो एक टी बना लेंगे। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स जो फर्स्ट लेक्चर था जनरल एंट्रीज का, उसमें भी लेजर बनाना सीखा था, अभी फिर से सीख रहे हैं एक बार। टी बनाएंगे सेंटर में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, सेकेंड कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, थर्ड कॉलम होगा जर्नल फोलियो का। जैसे जनरल एंट्रीज में हमने लिखा था लेजर फोलियो, जिसमें लेजर की कौन से पेज में है, क्या नंबर है, वो रेफरेंस दे देते। यहाँ पे जनरल एंट्री उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की जो जनरल एंट्री हुई उसका रेफरेंस देंगे जनरल फोलियो में। देन अमाउंट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, अगेन दिस ऑल इज डेबिट साइड. This 4 column are for debit side and same 4 column will also be prepared on credit side. Date, particulars, general folio and amount in rupees. ऊपर लिखते हैं अकाउंट का नाम। सपोज ये कैश के लिए एंट्री कर रहे हैं पूरी, तो लिखेंगे कैश अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट एंड राइट हैंड साइड में क्रेडिट। अब पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये तो हो गया लेजर का फॉर्मेट। इसमें पोस्टिंग कैसे की जाएगी, तो जब जनरल एंट्री से डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स को हम ट्रांसफर करते हैं अकाउंट्स में तो उसी को पोस्टिंग कहा जाता है। हम यहाँ पे सीखते हैं पोस्टिंग कैसे की जाती है। सपोज एक इमेजिनरी जनरल एंट्री हम लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स की, परचेज ऑफ गुड्स की और एक्सपेंस पेमेंट की इन क्रेडिट इन कैश। सबसे पहले सपोज हमने परचेज किया गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
cash. Suppose this transaction is for 10,000. Then we have done sale. Entry will be cash account debit to sales account. Amount will be suppose 20,000. And then rent paid. रेंट एक्सपेंसेस इसलिए वो डेबिट होगा. रेंट अकाउंट डेबिट. सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट. किसमें पे किया? कैश में. टू कैश. अमाउंट इज सपोज फॉर रेंट 1000 एंड फॉर सैलरी 1500. टोटल 2500 विल बी क्रेडिटेड. नाउ सपोज हमको ये जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना है लेजर में. तो लेजर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट बना लेते हैं. हमको कैश अकाउंट बनाने हैं. मान के चलिए कैश अकाउंट. सबसे पहले मेक वन टी. ऑन लेफ्ट साइड डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम एंड अमाउंट कॉलम. सेम डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, laser folio column and amount column. On left hand side write debit, on right hand side write credit. Date, particulars, journal folio, amount in rupees. Same on right hand side also date, particulars. ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है. journal folio and amount in rupees for credit side. And this will be total column. Now we have to do entry. सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. यानी यहाँ कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट. अब हम यहाँ लेजर में पोस्टिंग करें कैश अकाउंट के लिए, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे अमाउंट. कितना अमाउंट कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 10,000 से. तो 10,000 हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में. लेकिन यहाँ क्या डिस्क्रिप्शन लिखिए? देखिए ऊपर में हेडिंग कैश अकाउंट है, तो यहाँ पे नीचे अंदर में अकाउंट्स के अंदर में कैश अकाउंट का नाम कहीं भी नहीं आएगा. कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है किस अकाउंट के कारण? बिकॉज परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है. तो कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय परचेज अकाउंट. सो यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट. और एक जो प्रोसेस होता है यहाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट. कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय परचेज अकाउंट विद द अमाउंट रुपीज 10,000. इस तरीके से ये हो गई पोस्टिंग. नेक्स्ट एंट्री से कैश अकाउंट. कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है इसलिए कैश अकाउंट का नाम कहीं नहीं आएगा अंदर, लेकिन कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे 20,000. यहाँ कोई ओपनिंग बैलेंस होता तो वो भी लिखते, लेकिन ओपनिंग बैलेंस के बारे में हमें नहीं पता इसलिए यहाँ पे 0. ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही क्यों लिखे? कैश हमारी एक असेट है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही लिखाएगा. अब ये बैलेंस कैसे निकलता है ये हम आगे जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो देखेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ड्यू टू सेल्स अकाउंट. तो डेबिट साइड में अकाउंट के आगे टू लिखना है और क्रेडिट साइड में अकाउंट के पहले लिखना है बाय. एंड देन जिस अकाउंट के कारण जो अकाउंट बना रहे हैं वो जिस भी प्रोसेस के कारण डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसे लिखेंगे. आई होप आप लोग समझ रहे हैं और आगे बनाते बनाते और अच्छे से समझेंगे. थर्ड एंट्री में फिर से देखिए कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट. तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अमाउंट जाएगा. कितना? रेंट अकाउंट के कारण 1,000 इसलिए बाय रेंट अकाउंट 1,000 एंड बाय सैलरी अकाउंट कितना से क्रेडिट हुआ है? 1,500. सो यहाँ पे तीनों एंट्रीज की पोस्टिंग हो गई लेजर में. ऊपर में हेडिंग में कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अंदर कैश अकाउंट का नाम कहीं भी नहीं आएगा. ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. नाम किसका आएगा? जिस अकाउंट के कारण वो डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसका. किस साइड लिखेंगे? अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में उस अकाउंट का नाम लिख के अमाउंट लिखेंगे.
ऑल्दो देखिए रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन आया लिखाया किस साइड में, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ कैश अकाउंट बना रहे हो, क्योंकि कैश अकाउंट इनके कारण क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में वही अमाउंट लिखेंगे जिसके कारण वो डेबिट हुआ है, उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। नाउ टोटल, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500, दैट इज 12,500। अब टोटल किधर ज्यादा है, डेबिट साइड में। कितने से ज्यादा है, 12,500 माइनस 20,000। डेबिट साइड 7,500 से ज्यादा है, लेकिन आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो टोटल करना है हमें, वो हमेशा दोनों साइड सेम रहेगा। दिस टोटल विल ऑलवेज बी सेम। तो यहाँ 20,000 है तो 20,000 ही लिख देंगे, जिस साइड का ज्यादा होता है उस साइड का टोटल दोनों साइड लिखेंगे। इधर भी 20,000 लिखेंगे। अब लेकिन ये तो टोटल 20,000 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बचे हुआ कितना कम है, 7,500, उसको लिख दीजिए 7,500। लेकिन यहाँ क्या लिखे, यहाँ तो कोई अकाउंट ही नहीं है। बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कैरीड डाउन, इसको जब अकाउंट्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं C/D, क्योंकि ये बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है कैश का नेक्स्ट अकाउंटिंग के लिए, इसलिए इसको बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। अब ये जो 7,500 का बैलेंस बचे कैश को, इसको आप डेबिट बैलेंस बोलेंगे या क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? भाई क्रेडिट साइड दिख रहा है तो आपको लगेगा कि क्रेडिट बैलेंस बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। कितने का, 7,500 का। लेकिन क्यों डेबिट बैलेंस बोला जा रहा है, क्या जवाब है उसका आपके पास? देखिए डेबिट साइड में टोटल कितना हुआ, 20,000 और क्रेडिट साइड में टोटल कितना हुआ, 12,500। तो किसके पास ज्यादा बैलेंस है, डेबिट के पास ज्यादा बैलेंस है। क्रेडिट ने तो ऑलरेडी, क्रेडिट तो कम था, क्रेडिट साइड तो कम था, डेबिट साइड के पास ज्यादा बैलेंस था, और इसने उस क्रेडिट को ओके करने के लिए वहां पे हमने लिखा है 7,500। लेकिन ये बैलेंस है डेबिट साइड का, क्योंकि टोटल सेम है इसलिए हमने क्रेडिट साइड में वो बैलेंस लिख के टोटलिंग की है। तो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड लिखा था, यानी डेबिट बैलेंस है तो दैट विल बी रिटन एज क्रेडिट डाउन इन क्रेडिट साइड, और अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैरीड डाउन के रूप में लिखाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसलिए ऑल्दो ये डेबिट बैलेंस है 7,500 का, लेकिन इसको लिखा है बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट साइड में। अब नेक्स्ट टाइम में जब मान के चलिए ये फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मे है, और अब जब हम जून का बनाएंगे तो मे का क्लोजिंग बैलेंस ही जून के लिए हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, BF 7,500, और यही हो जाता है ओपनिंग बैलेंस। यहां डेबिट बैलेंस था तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही लिखाएगा, ना कि क्रेडिट साइड में। ये यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो गए, कैरी डाउन किए थे और यहाँ पीछे से ब्रॉड फॉरवर्ड आगे लेकर के आए। तो ये समझ गए कि क्लोजिंग बैलेंस के लिए लिखना है बैलेंस कैरी डाउन, ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखना है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखाएगा। लेकिन ओपनिंग बैलेंस जौन सा बैलेंस है उसी साइड लिखाएगा। इफ यू हैव अ डेबिट बैलेंस इट विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड, इफ यू हैव अ क्रेडिट बैलेंस यू हैव टू राइट दैट ऑन क्रेडिट साइड। जनरली एक आप ये चीज नोट करेंगे, इन जनरल जो असेट होते हैं, जो एक्सपेंस होते हैं, उनका हमेशा होगा डेबिट बैलेंस, और जो लायबिलिटीज होते हैं, जो कैपिटल होते हैं और जो गेन होते हैं, उनका हमेशा होगा क्रेडिट बैलेंस इन जनरल, अनलेस अदरवाइज देयर इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, यानी वो ओपनिंग में डेबिट साइड और क्लोजिंग में क्रेडिट साइड लिखाएंगे,
और लायबिलिटीज और गेन्स एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो जनरली क्रेडिट होते हैं इंक्रीज के लिए, इसलिए उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। कुछ डाउट है इसमें, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल क्लियर योर डाउट। अब बुक में देखते हैं, ये आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब बुक में देखते हैं, सेपरेट अकाउंट इज ओपनड इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट। जैसे हमने कैश के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया, कैश अकाउंट, और उसमें कैश अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी सबको पोस्टिंग की, सबको ट्रांसफर किया। एंट्रीज फ्रॉम लेजर पोस्टेड टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स अकॉर्डिंगली, जो काम हमने किया। इट इज प्रैक्टिस टू यूज वर्ड्स टू एंड बाई वाइल पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इन द लेजर। लेजर में करते हैं जब पोस्टिंग तो टू एंड बाई करते हैं, क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं और डेबिट साइड में टू लिखते हैं। द वर्ड टू इज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कॉलम with the account written on debit side and by is used with the account written on the particular column of the credit side. This to and by do not have any meaning but are used to account the debited and credited. The concerned account debited in general should be debited in the ledger but reference should be of respective credit account. मतलब अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसका अमाउंट उसके क्रेडिट साइड में लिखाएगा, लेकिन नाम कैश अकाउंट का नहीं लिखाएगा, वो जिस अकाउंट के कारण क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट का रेफरेंस देंगे, यही कहता है। बट द रेफरेंस शुड बी गिवन ऑफ रिस्पेक्टिव क्रेडिट अकाउंट। अब बैलेंसिंग एन अकाउंट, हमने देखा बैलेंस भी कैसे करना है, टोटल देखना है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसके अपोजिट साइड में डिफरेंस वाला अमाउंट लिख के लिखना है, बैलेंस कैरी डाउन। एट द एंड ऑफ ईच मंथ और ईयर, जब भी आप वो अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं और एनी पर्टिकुलर डे वाइज, वीकली, मंथली, ईयरली हो सकता है हम अकाउंट क्लोज करें। इट मे बी नेसेसरी टू एसर्टेन द बैलेंस एन अकाउंट। मान के चलिए आपको जानना है कि आपके पास इन हैंड कैश कितनी होनी चाहिए आज की डेट में, तो आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उतनी ही कैश आपके पास है, इसलिए कभी कभी अकाउंट क्लोज करना जरूरी होता है टू नो द बैलेंस। To ascertain the balance in any account, what is done is to total the sides and ascertain the difference. The difference is the balance. If the credit side is bigger than debit side, it is credit balance. On the other case, अगर debit side ज़्यादा है तो balance will be debit balance. The credit balance is written on debit balance as to balance carried down. By this, two sides will be equal. The total are written on two sides opposite to one another. अगर credit balance is written on credit side by balance brought down, ओपनिंग के लिए जब ओपनिंग कर रहे हैं द क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। दिस इज ओपनिंग बैलेंस फॉर द न्यू पीरियड, बैलेंस बीडी। The debit balance is written on the credit side by balance CD. The total are written on two sides as shown. मैंने नोट्स में बताया, as the debit balance written on debit side to balance brought down as the opening balance of the new period. अभी हमने सीखा उसी की थ्योरी एक बार फिर से पढ़ रहे हैं so that आपको वो चीजें रिवाइज हो जाएं और जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करें तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। It should be noted that nominal account are not balanced. Nominal account क्या होते हैं आपने जाने, all the income and all the expenses account are nominal account, जैसे salaries, rent paid and advertisement expense, sales and interest received. इनको क्यों बैलेंस नहीं करते, हमने बताया था नॉमिनल अकाउंट को नॉमिनल ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका कोई बैलेंस नहीं होता, वो एट लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनका बैलेंस बीडी और सीडी नहीं होगा, वो लास्ट में जो भी बैलेंस बच रहे दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। द बैलेंस इन द एंड आर ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट अल्टीमेटली शोज बैलेंस, बाकी अकाउंट बैलेंस शो नहीं करते हैं, ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट shows balance. In the illustration given, you will notice that capital account, purchase account, sale account, the discount account, ये सब जो nominal account हैं
द रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट उनको बैलेंस नहीं करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है। प्रिपेयर द इलस्ट्रेशन 1 देखेंगे आप। प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये जो फर्स्ट लाइन होती है और जो पूरा क्वेश्चन होता है उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो हाफ सोल्यूशन डन। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। इसलिए कभी भी परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए, क्वेश्चन सही सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, और ये गलती कभी नहीं करें कि क्वेश्चन पढ़े नहीं उससे पहले ही सॉल्यूशन पे कूद गए। ड्यूली बैलेंस ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इन्वेंट्री देखिए यहाँ पे कब का बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड, यानी 1 ईयर का हमको लेजर बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2015। इसकी शुरुआत हम अपनी नोट्स खोल लेते हैं, अपने नोट्स में हम खुद से सॉल्व करेंगे बुक का आंसर देखने से पहले। स्टार्ट कब हुआ वो ईयर, 1 जनवरी 2015, एंड एंड कब हो रहे हैं, 31/12/2015। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को जो भी बैलेंस होगा वो होगा ओपनिंग बैलेंस, और 31/12/2015 को जो भी बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और वर्किंग नोट यहाँ पे रफ नोट बनाते सीखने के लिए लेजर बनाने से पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं अपने। सबसे पहले दिया इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, स्टॉक यानी बैलेंस, ये चीज ध्यान रखिए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, और स्टॉक का मतलब जो भी बैलेंस बचा है उस पर्टिकुलर आइटम का, ठीक है। तो जनवरी 1 को जो बैलेंस बचा है, जनवरी 1 यानी दिसंबर 2014 का बैलेंस, दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को जो बैलेंस रहा होगा वही 1 जनवरी 2015 को भी रहेगा, यानी जनवरी 1 का बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस। क्या है ओपनिंग बैलेंस, 480। देन रिटर्न परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक, परचेज की एंट्री क्या करेंगे हम, हमारा बैंक जा रहा है और स्टेशनरी आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन स्टेशनरी अकाउंट, डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जर्नल एंट्री हो गई, 800 डेबिट, 800 क्रेडिट। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड जनरल एंट्री ऑफ परचेज, थर्ड परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। देन ऑल्सो स्टेशनरी आई है तो स्टेशनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बिकॉज इट इज एन असेट, और डेबिट द असेट इफ इट कम्स इन, एंड देन 2 किससे क्रेडिट में लिया है, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा हो गया क्रेडिटर, इसको हमको फ्यूचर में पैसे देने हैं। स्टेशनरी मार्ट अकाउंट अमाउंट क्रेडिट साइड में भी 1280। देन ये थर्ड एंट्री। फोर्थ क्या कह रहे हैं, दिसंबर 31 को इन्वेंट्री ऑफ द स्टेशनरी, यानी क्लोजिंग के वक्त, जब अकाउंट क्लोज करना है उस वक्त क्या बैलेंस बचा है, 240। ये 4 आइटम हो गए हमारे पास। अब इनको देखेंगे कि लेजर में पोस्टिंग हमें कैसे करनी है। सबसे पहले तो लेजर का फॉर्मेट हम बनाएंगे, डिफरेंट कलर यूज करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये हम लेजर ऐसे कभी लिखते नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि हम लेजर बना रहे हैं। किसका अकाउंट बना रहे हैं हम, स्टेशनरी का अकाउंट। तो स्टेशनरी का नाम तो नीचे कहीं भी नहीं आना है, ये अटल निश्चय कर लीजिए कि स्टेशनरी का नाम नीचे में हमको कहीं भी नहीं लिखना है। ऊपर जो नाम आ गया भाई साहब वो नाम नीचे कहीं आएगा ही नहीं। लेफ्ट साइड में लिखिए डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, देन बनाइए टी के बाद बनाइए डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम। क्रेडिट साइड में डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम एंड अमाउंट कॉलम। अब लिख दो ऊपर में डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज। नाउ क्रेडिट साइड, डेट, particulars, general folio, amount in
रुपीज। अब सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस 480। अब किधर लिखें ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? स्टेशनरी क्या है हमारी, असेट, और असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमेशा डेबिट 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 करते हैं असेट को, इसलिए डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा। डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो उसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस। स्टेशनरी इज अवर असेट, इट इज अवर स्टॉक, करंट एसेट, इन्वेंट्री है, एक असेट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे कि ये लायबिलिटी है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमको किसी को रीपे नहीं करना फ्यूचर में, हमारी प्रॉपर्टी, इसलिए हमारी हो गई असेट। और असेट का हमने क्या सीखा, हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे डेट डाल दीजिए जनवरी 1 को, यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी लिखेंगे स्मॉल में, ब्रॉट डाउन क्या अमाउंट है, अमाउंट लिख दीजिए साथ में 480। नेक्स्ट एंट्री क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी हुआ है डेबिट, तो ये तो अटल निश्चय है कि डेबिट साइड में ही अमाउंट लिखाएगा। लेकिन यहाँ 2 में क्या लिखें, बैंक के कारण डेबिट हुआ है तो बैंक का नाम लिख दो, टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है, अप्रैल 15। नेक्स्ट एंट्री स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, तो अगेन डेबिट हुआ है तो फिर से हम डेबिट साइड में नाम लिख देंगे। लेकिन अब स्टेशनरी अकाउंट का तो नाम आना नहीं, किसका नाम आएगा, जिसके कारण स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हुआ, टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, डेट इज नवंबर 15। अब क्या है, फोर्थ एंट्री क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हुआ 31 दिसंबर। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पे पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड का बैलेंस ही ज्यादा है। 480 प्लस 800 प्लस 1280, टोटल है 2560। तो यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन में कितना आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कोई भी एंट्री है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस आ जाएगा, 2560। अगर जनरली अकाउंट्स लेजर बनाते हैं तो यही होगा। और जो ये अब क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, इट इज डेबिट बैलेंस, लेकिन किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि डेबिट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड में लिखते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख दिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये बन गया अपना अकाउंट। अब आप पूछेंगे मैम अगर यहाँ पे फिर ये 31 दिसंबर को इन्वेंट्री बता रहे 240, इसका क्या यूज है, देखिए यहाँ पे हमको लिखना चाहिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन 240, तो अब टोटल होना चाहिए था 25,600, जिसमें से बैलेंस बचा 240 ही, तो बचा 2320 कहाँ गया, तो 2320 हो सकता है हमने सेल कर दिया, तो बाय बैंक अगर सेल कर दिया तो, या फिर यूज कर लिया तो बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। अगर यूज हो जाता एक्सपेंस हो जाता तो क्या एंट्री करते, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते, तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट, अब स्टेशनरी अकाउंट हो जाता क्रेडिट 2320 से, और वही क्रेडिट लिखा जाता यहाँ पे, और उसके साथ में स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। ये भी सही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 240 का इन्वेंट्री दिया है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है यहाँ पे वो इन्वेंट्री वो स्टेशनरी यूज हो गई साल भर में बिजनेस में। लेकिन आपके सोल्यूशन में यहाँ पे आईसीआई ने पूरा बैलेंस लिख दिया, अगर आप उसको पूरा बैलेंस लिखने की बजाय रियल में जो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसको लिखते हैं, तो बाकी को यूज ऑफ स्टेशनरी दिखाना पड़ेगा बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है। ये जो जनरल एंट्री भी साथ साथ में करते जा रहे हैं, इससे आपका लास्ट चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज हो जा रहा है, जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में भी हम डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करेंगे, पहले जनरल एंट्री पास करेंगे और फिर जनरल एंट्री से देखेंगे कि कैसे लेजर में पोस्टिंग की जाती है।
देन इलस्ट्रेशन 3 में हम डायरेक्ट पोस्टिंग भी सीखेंगे विदाउट मेकिंग जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज आर बेस फॉर लेजर मेकिंग, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिना जनरल एंट्रीज के आप लेजर बना ही नहीं सकते। अब तक आपने क्या क्या सीखा लेजर में, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर में जिस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसका लेजर बनाना है, फिर लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, टी बना के फॉर्मेट बना लेंगे। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस। फिर जिस अकाउंट से जब अगर अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट भर के रेस्पेक्टिव अकाउंट का नाम लिखेंगे बाई, एंड डेबिट साइड में है तो रेस्पेक्टिव अमाउंट लिख करके रेस्पेक्टिव अकाउंट का नाम लिखेंगे टू दैट अकाउंट। लास्ट में जिसका ज्यादा टोटल है जिस साइड का, उसके अपोजिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन लिख करके टोटल कर देंगे, एंड दैट इज लेजर इज प्रिपेयर्ड। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जनरल एंट्रीज पास करते हैं और फिर जनरल एंट्रीज के बेसिस पे हम बनाएंगे लेजर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। डेबिट बैलेंस दिया है, सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंसेस। डेबिट साइड बैलेंस किस किस का है? कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 8000, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स है 20,000, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है विजय को लेकर 2000 एंड मधु को लेकर 2000। ये दोनों हमारे ट्रेड रिसीवेबल, यानी इन्होंने हमसे गुड्स खरीदा क्रेडिट पे और उसके पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, बाद में देंगे, इसलिए हमारी एसेट और इनका बैलेंस दिख रहा है दोनों का 2000। देन बारी आता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या बता रहे हैं? ट्रेड पेबल। कौन है ट्रेड पेबल? आनंद, जिसको हमको पैसे देने हैं, हमने इससे क्रेडिट में गुड्स लिया है। एंड देन कैपिटल का बैलेंस है 55,000। क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्लोजिंग बैलेंस हमको करना है कैलकुलेट। नाउ सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं। फॉलोइंग वेयर फर्दर ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। जनरल एंट्री सबसे पहले पहली जनरल एंट्री ओके फॉर्मेट से बनाते हैं जनरल एंट्री विद द फॉर्मेट कैसा था? जर्नल। इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर, फॉर्मेट इज डेट, particular, ledger folio, debit amount in rupees, and then credit amount in rupees, और ये लेजर फोलियो। जनरल एंट्री पास करते हैं डेट वाइज। सबसे पहले जनवरी 1, परचेज गुड्स वर्थ 5,000, पेबल लेटर, कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो अब आपको सबसे पहले तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये जानना पड़ेगा। परचेज इन्होंने बताया 5,000 पेबल लेटर, जिसमें 20% है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है 5%। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो हम नॉर्मल गुड्स खरीदते हैं तो जो नॉर्मल वे में हमको डिस्काउंट मिल जाते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम पेमेंट करते हैं गुड्स के लिए, तो कैश पे करने के लिए जो कैश पे करते वक्त जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉर्मल, जो हम दुकान में जाते हैं तो प्राइस कम कर देते हैं, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती। जो हमने देखा है डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड लास्ट में जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर में, वो जो डिस्काउंट देखा है वो कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं होती। जैसे यहाँ पे 5,000 का परचेज बता रहे हैं, माइनस 20% सीधे कर देंगे, दैट इज 4,000। 4,000 ही हमारा परचेज प्राइस हो जाएगा। 5,000 परचेज प्राइस नहीं लिखेंगे, परचेज प्राइस विल बी 4,000। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट अकाउंटेड
परचेज प्राइस ही कम मानते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। अब क्योंकि इसने कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में बता दिया कि कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है 5%, इसलिए ये मानेंगे कि कैश में उसने पे कर दिया तभी उसको 5% का डिस्काउंट मिला, इसलिए हम इसको कैश में ही परचेज मान लेंगे। तो जब परचेज को हम करते हैं डेबिट बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट बाई 4000 टू कैश। कैश हमने कितनी पे की 4000 माइनस 5%। क्यों माइनस कर रहे 5%? क्योंकि हमको मिला है कैश डिस्काउंट 5% का। तो अब डेबिट का अमाउंट हो गया 4000, लेकिन क्रेडिट का कितना हुआ केवल 3800, तो 200 और तो हमको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। किससे? टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया, हमारा गेन है, इसलिए हमारा गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं टू डिस्काउंट अकाउंट 200। अब देखिए दोनों टोटल 4000 हो गया। बीइंग परचेज ऑफ गुड्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 200। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, January 4 received 980 from Vijay and allowed him 20 as discount। तो विजय से जब कैश मिली तो कैश अकाउंट डेबिट कितनी कैश मिली 1980, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब डिस्काउंट दिया तो हमारा हुआ खर्च या लॉस। अब डिस्काउंट क्योंकि हमारा खर्च है तो हम खर्च को डेबिट करेंगे। टू विजय, किससे मिला? क्रेडिट द गिवर, अमाउंट इज 2000, विजय से मिला 2000। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विजय नेक्स्ट जर्नल एंट्री January 8 परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश। प्लांट के हमारा इन्वेंट्री नहीं है इसलिए उसको परचेज या सेल नहीं लिखते। देखिए जो इन्वेंट्री है, जो ट्रेडिंग स्टॉक है, इसका सेल और परचेज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, उनके लिए परचेज या सेल लिखते हैं। लेकिन कोई प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, कोई असेट खरीद रहे इस तरीके की जो बिजनेस में लॉन्ग रन में चलने वाली है, तो उसको गुड्स का परचेज सेल की तरह परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट नहीं लिखते, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर असेट का नाम लिखते हैं। तो क्योंकि हमने प्लांट खरीदा है, प्लांट इज एन असेट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, तो प्लांट अकाउंट डेबिट purchase plant from Mukesh for 5000 and paid 100 as cartridge for bringing the plant to the factory and another 200 as installation charges। अब हमने यहाँ पे मुकेश से लिया है प्लांट क्रेडिट में, अभी उसको पैसा पे नहीं किया, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 5000 से क्रेडिट करेंगे। उसके अलावा जो इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं एज कार्ट्रिज फ्रॉम ब्रिंगिंग प्लांट टू द फैक्ट्री एंड 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो भी मशीन में ही डेबिट होंगे क्योंकि वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं, वो कभी भी अलग से नहीं लिखते। टू कैश, जो मशीन को इंस्टॉल करने में चार्ज लगते हैं वो भी इंक्लूडेड इन मशीन की कॉस्ट, उसको नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं मानेंगे, मशीन की या प्लांट की कॉस्ट में इंक्लूडेड करेंगे। तो कितना एक्सपेंस पे करना पड़े 100 एज कार्टेज एंड 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। टोटल कैश में कितना पे किए 300, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन, विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट एक्सपेंस। मशीन इंस्टॉलेशन में जो भी कॉस्ट लगते हैं इंस्टॉलेशन तक, दैट आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, इसलिए मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, प्लांट की टोटल कॉस्ट 5300, जिसमें परचेज प्राइस है 5000 एंड बचा हुआ 300 इज चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन। बीइंग प्लांट परचेज्ड
and 300 installation charges paid. चार्जेस पेड, इस तरीके से ये एंट्री होती है. कभी भी ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है. कभी भी ऐसे एक्सपेंस प्लांट अकाउंट में नहीं जाते, लेकिन जो प्लांट खरीदने से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन चार्जेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, दैट विल बी डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो प्लांट की कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाते हैं. जैसे आप कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो उसका परचेज प्राइस, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अदर इंस्टॉलेशन, सभी चार्ज को मिला के बोलते हैं ना, मुझे तो ये मशीन या ये कंप्यूटर या ये सिस्टम इतने का पड़ गया भाई. उसको अलग से तो नहीं लिखते कि नहीं वो तो अदर एक्सपेंस है, मशीन तो इतने की खरीदी. तो सेम वे में जो मशीन इंस्टॉल करने की जो भी चार्जेस लगते हैं, दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट और मशीनरी एंड नॉट एज नॉर्मल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट है January 12, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रहीम. Rahim is the river of goods, so Rahim is receiver of the goods, so Rahim account debit, and sale is our income or gain to sales account. Amount 600, being goods sold. Next है January 15, Rahim became insolvent and could pay 50 पैसा in a rupee. उससे टोटल कितना लेना था रहीम से 600, उसमें से उसने कितना केवल पेमेंट किया 50 पैसे, यानी 600 का 50%, 300. बाकी क्या हो गया, बैड डेब्ट. सो अब रहीम से और पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं. कैश कितनी मिली, कैश अकाउंट रहीम से कितनी मिली 300, एंड बाकी जो पैसा है वो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बोल दिए बैड डेब्ट. बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 300 टू रहीम. रहीम का अब अकाउंट क्लोज हो गया, रहीम का कोई बैलेंस नहीं बचा. 600 डेबिट था और 600 से ही रहीम हो गया क्रेडिट, और बचा हुआ अमाउंट हमारा हो गया बैड डेब्ट 300 से. नरेशन लिखेंगे. बीइंग अमाउंट रिसीव्ड from Rahim, being amount at the rate of 50 paisa or rupee received from Rahim. नेक्स्ट एंट्री है January 18 की लास्ट एंट्री. सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश. सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश. कैश सेल के लिए किससे किसको बेचे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका नाम नहीं आता, सीधे हमको कैश मिल गई तो पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल इज आवर इनकम इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे. पार्टी का नाम तभी लिखेंगे जब क्रेडिट में परचेज या सेल हो. कैश में परचेज या सेल हो तो जिस पार्टी से परचेज या सेल है उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है. ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे. 1000. ठीक है, यहाँ पे लास्ट में टोटल आ जाना चाहिए जनरल का, जो भी टोटल है. नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, ये होगी जनरल एंट्री. यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का आ जाएगा टोटल. अब इसी जनरल एंट्री के बेसिस पे हम बनाना सीखेंगे लेजर. आपको डायरेक्टली भी बनाना सीखना है और उसके अलावा ये जनरल एंट्रीज के थ्रू कैसे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्टली बनाएंगे. इस क्वेश्चन में हमने जो जनरल एंट्रीज बनाई हैं उनके थ्रू हम बनाना सीखेंगे अपना लेजर. एक और नोट्स बना लेते हैं. अब हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, जो जनरल एंट्री पास की है हम उसी के थ्रू अपना लेजर बना सकते हैं. अब ये करना सीखेंगे हम अकाउंट्स की पोस्टिंग. देखिए कौन कौन से, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जितने भी हैं उनके अकाउंट खोल लेते हैं. हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, डेबिट साइड के बैलेंसेस. अब हमें करनी है पोस्टिंग. तो पोस्टिंग के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, पोस्टिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है लेजर का फॉर्मेट बनाना.
कैश इन हैंड बैलेंस बता रहे हैं, सबसे पहले बना लीजिए कैश अकाउंट। आप फॉर्मेट हमेशा अच्छे से बनाएंगे। यहाँ पे मैं केवल पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम खींच रही हूँ। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो सारे कॉलम खींचेंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट के साथ साथ डेट का कॉलम, जनरल फोलियो का कॉलम भी बनाएंगे। मैं छोटा छोटा यहाँ पे बना देती हूँ, जगह कम है। ये हो गया लेजर फोलियो का, जनरल फोलियो का कॉलम। कैश अकाउंट, particulars, amount, date, general folio, debit side and then credit side। ये क्लोज करेंगे कैश अकाउंट तो उसका टोटल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट कैश एट बैंक, इसलिए हमारा बन जाएगा एक बैंक अकाउंट। सबका ओपनिंग बैलेंस लिखते जाते हैं। डेबिट साइड बैलेंस है इसलिए डेबिट साइड में टू। डेबिट साइड में क्या आता है, बाई नहीं आता, टू आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 8,000। इन द सेम मैनर बैंक अकाउंट का आप नेक्स्ट सब में फॉर्मेट आप पूरा प्रॉपर बनाएंगे। मैं यहाँ पे समय और जगह को ध्यान में रखते हुए केवल अमाउंट और पर्टिकुलर्स का कॉलम बना रही हूँ। आप हमेशा डेट भी डालेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। नेक्स्ट है इन्वेंट्री अकाउंट। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं इन्वेंट्री का कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या। कोई भी क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का अलग से क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी को क्लोजिंग मान लेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री का दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ये भी डेबिट बैलेंस है इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 20,000। देन बिल्डिंग अकाउंट, नेक्स्ट इज बिल्डिंग अकाउंट। इसको भी ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो भी होता है उसको लिख दिया जाता है लेटर में। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ट्रेड रिसीवेबल में विजय का अकाउंट है, विजय अकाउंट। डेट भी आप लोग लिखेंगे और जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली डेट एंटर करेंगे। नेक्स्ट है विजय का अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस दिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। नेक्स्ट अकाउंट है मधु का अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। नेक्स्ट आर क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रेड पेबल, आनंद का अकाउंट, तो आनंद का अकाउंट, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। Here is written credit balance. Particulars amount, डेबिट, क्रेडिट। अब क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। देन कैपिटल अकाउंट is also liability, all the liabilities having credit balance।
particulars amount by balance brought down 55,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या जनरल एंट्रीज की हैं हमने, उसके अनुसार पोस्टिंग करते जाएंगे और जो अकाउंट्स इनमें से हैं उनका इन अकाउंट्स में, और अगर कुछ और हुआ है जो हुआ है पर यहाँ पे अकाउंट्स नहीं बने हुए तो उनके अकाउंट भी बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हम सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट बना लेते हैं, जो कि बनना ही बनना है। हमें पता है सेल हुआ है और परचेज हुआ है, तो सेल और परचेज की अकाउंट बना लेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट सेल्स अकाउंट हो गया ये, इसका टोटल, एंड देन परचेज अकाउंट, particulars amount. Now start posting. Purchase account debit to cash to discount account. Purchase account debit हुआ है तो purchase account के debit side में लिखेंगे to cash account to discount account. जितने जितने अमाउंट से वो डेबिट हुआ है उतने अमाउंट से लिख देंगे। नेक्स्ट टू विजय, विजय का अकाउंट हमने ऊपर में बनाया हुआ है, उसी के अकाउंट में लिख देंगे। विजय क्रेडिट हुआ है यानी विजय के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश कितने से क्रेडिट हुआ है? 1980 से, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश में 1980, और डिस्काउंट के कारण बाय डिस्काउंट अकाउंट लिखेंगे 20 रुपीज। टोटल कर देते, टोटल इधर 2000 और इधर भी टोटल 2000, यानी कोई भी बैलेंस नहीं बचा, कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, इसका जो भी अमाउंट था इसने रीपे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम कैश अकाउंट में भी साथ के साथ पेमेंट पोस्टिंग करते जाते हैं। परचेज के कारण कैश अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 3800। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट हुआ है विजय से, तो टू विजय अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 1980 से डेबिट हुआ है कैश अकाउंट, इसलिए विजय के अकाउंट का नाम लिखेंगे। और कोई अकाउंट है कि यस डिस्काउंट अकाउंट है, तो हमको एक अलग से डिस्काउंट अकाउंट भी नेक्स्ट बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अकाउंट में डिस्काउंट वाला जितना भी अमाउंट है वो लिख देंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए पहले के इसमें डिस्काउंट अकाउंट हुआ है क्रेडिट, यानी डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे किसके कारण क्रेडिट हुआ? परचेज अकाउंट के कारण, तो बाय परचेज अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ डिस्काउंट अकाउंट? 200 से। देन विजय के कारण डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो टू विजय डेबिट साइड में अमाउंट किसका लिखेंगे? डिस्काउंट वाला अमाउंट, ये 20 रुपीज वाला अमाउंट 20, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? विजय का, क्योंकि किसके कारण क्रेडिट हुआ है 20 रुपीज से? विजय के कारण, टू विजय अकाउंट। नेक्स्ट प्लान्ड अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा, और मुकेश का अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। अभी ओपन कर देते हैं, हमें तो आता है क्या करना है, ऊपर में प्लान्ड अकाउंट का नाम लिखना है, फिर डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, टी बनाना है, अमाउंट डेट और पर्टिकुलर का कॉलम हमको बना देना है। आप डेट भी लिखेंगे, मैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट केवल लिख रही हूँ, एंड अमाउंट। अब देखिए प्लान्ड अकाउंट हुआ है डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे मुकेश अकाउंट, टू मुकेश अकाउंट 5000, और 300 से किसके कारण क्रेडिट हुआ है? टू कैश अकाउंट 300। प्लान्ड अकाउंट का टोटल कितना आ गया, और आगे कहीं भी टोटल नहीं है तो टोटल यहाँ पे कर देते हैं 5300। कौन सा बैलेंस हो जाएगा प्लान्ड अकाउंट का? डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना? 5300। ये हो गया अकाउंट क्लोज। अब नेक्स्ट ईयर जो ओपनिंग बनेगी उसमें लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान्ड अकाउंट डेबिट साइड 5300। नेक्स्ट मुकेश का अकाउंट हमें फिर से बनाना पड़ेगा, एक मुकेश अकाउंट, क्योंकि इससे हमने प्लान लिया है क्रेडिट में। मुकेश को डेबिट क्रेडिट, टी अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट
अब देखिए मुकेश क्या हुआ है, क्रेडिट, तो मुकेश के क्रेडिट साइड में लिखेंगे किसके कारण हुआ है क्रेडिट, बाई प्लांट अकाउंट, मुकेश अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई प्लांट अकाउंट बाई 5000। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ये हमारा हो गया क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमारी लायबिलिटी, हमको मुकेश को देना है फ्यूचर में अमाउंट, इसलिए लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन, कितने से, 5000 से, ये भी हो गया हमारा अकाउंट क्लोज, क्योंकि अब कोई भी और ट्रांजैक्शन मुकेश के साथ नहीं हुआ है। 5000 की लायबिलिटी जो हमको फ्यूचर में करनी पड़ेगी रीपे टू मुकेश। नेक्स्ट है रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो अब रहीम का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कहीं भी रहीम का अकाउंट नहीं है, तो रहीम का भी एक अकाउंट बना दीजिए, आपको तो आता है बनाना बहुत अच्छे से। डेबिट क्रेडिट, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम एंड डेट कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए रहीम का अकाउंट डेबिट हुआ है, तो रहीम के डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि किसके कारण डेबिट हुआ है, सेल्स के कारण, और सेम एंट्री हमको सेल्स अकाउंट में करनी पड़ेगी रहीम के नाम से। आप समझ रहे हैं, दोनों अकाउंट की पोस्टिंग होगी, रहीम के अकाउंट में और सेल्स की सेल के अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 15 की, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रहीम, यानी रहीम क्रेडिट हुआ है कितने से, 600 से, किसके कारण, बाई कैश अकाउंट, क्योंकि उसने कैश दे दिया 300 से और उसका पैसा डूब गया, अब रहीम से अब मिलेगा नहीं, तो बाई बैड डेब्ट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो गया, 300 से, टोटल हो गया 600 और बैलेंस कुछ भी नहीं बच रहा है, दोनों साइड का टोटल है 600। अब रहीम का तो अकाउंट बन गया, लेकिन बैड डेब्ट का अकाउंट भी बनाना जरूरी है, क्योंकि बैड डेब्ट का अकाउंट हमने ऊपर कहीं भी नहीं बनाया है, तो अब बैड डेब्ट का अकाउंट भी बना दीजिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे देखिए बैड डेब्ट क्या हुआ है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिख देंगे बैड डेब्ट का अमाउंट कितना है 300, तो बैड डेब्ट का डेबिट साइड का अमाउंट 300 डेबिट साइड में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, रहीम का, टू रहीम अकाउंट, किसके कारण बैड डेब्ट हुआ, रहीम के कारण। अब बैड डेब्ट है हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं होता, जो भी अमाउंट बचता है लास्ट में उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टोटल कितना, 300 will be transferred to by profit and loss account. Expense are transferred to profit and loss account 300। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरिड डाउन नहीं होता, जो भी अमाउंट है will be transferred to profit and loss account, will not be carried as balance। बैड डेब्ट अकाउंट बन गया, रहीम का अकाउंट बन गया। अब देखिए 12 जनवरी और 15 जनवरी की एंट्री हमको सेल अकाउंट एंड कैश अकाउंट में भी पोस्ट करनी है, तो सबसे पहले रहीम को सेल किया है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रहीम अकाउंट, कितना 600। एंड देखिए कैश में सेल हुई है 1000 की, तो बाई कैश अकाउंट 1000, जनवरी 18 की जो एंट्री है 1000, टोटल सेल कितना है 1600। और कहीं सेल हुआ है क्या, और कहीं तो हमको सेल की एंट्री नहीं दिख रही है, तो सेल को टोटल कर देंगे 1600। ये भी टू पी एंड एल अकाउंट, सेल इज अवर इनकम, इसलिए उसको कभी भी हम बैलेंस नहीं बचाएंगे, सेल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी भी बैलेंस नहीं बचाना है। ऑल द अमाउंट ऑफ सेल विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज अवर इनकम। सेम परचेज अकाउंट, परचेज कितने का हुआ है, टोटल 4000 का, और कोई परचेज है नहीं, तो परचेज अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू बाई पी एंड एल अकाउंट। परचेज अकाउंट इज अवर एक्सपेंस एंड दिस अमाउंट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम शुरू से शुरू करते हैं, सारे अकाउंट देखते जाते हैं क्लोज हुए या नहीं हुए। कैश की 2 एंट्रीज बच गई, एक तो ये जो कैश मिला रहीम से, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रहीम, रहीम से कितनी कैश हमें मिली 300 की। देन कैश सेल के कारण डेबिट हुई है, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे 1000। टोटल देखते हैं, डेबिट बैलेंस ही बचेगा, तो डेबिट साइड का टोटल पहले देखते हैं, प्लस 300 प्लस 1000, टोटल है डेबिट साइड का 11280।
और इससे माइनस कर देंगे परचेज में जो कैश लगे 3800, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 7480। ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस 7480 का डेबिट बैलेंस विच विल बी कैरीड डाउन टू विच विल बी ब्रॉट डाउन टू नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग में अभी क्रेडिट साइड में लिखा है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में इस तरीके से डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखा जाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक से तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वही हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 25,000। यहाँ टोटल में भी कितना आ जाएगा 25,000, क्योंकि बैंक में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ। इन्वेंट्री में भी सेम, जो ओपनिंग बैलेंस था वही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 20,000। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा रहे हो, सेम डेबिट बैलेंस क्लोजिंग है तो क्रेडिट साइड। बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं हुआ, सीधे सीधे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इससे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन करना सीख रहे हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट था, डेबिट साइड लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट है लेकिन वो लिखा रहा है क्रेडिट साइड, फिर नेक्स्ट ईयर वो डेबिट साइड में आ जाएगा। विजय का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, मधु के अकाउंट में और कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इससे पैसे भी नहीं मिले, तो इसको भी बाई बैलेंस कैरी डाउन 2000 का 2000 इससे लेना बचा हुआ है, अभी तक इसने दिया नहीं तो इसका भी डेबिट बैलेंस है। अब आनंद का अकाउंट, इसको भी 5000 देना था, क्या हमने रीपे किया आनंद को कुछ? जनरल एंट्री में देख लेते, परचेज किया, कैश, प्लांट, रहीम, बैड डेब्ट, लेकिन हमने आनंद को कुछ भी रीपे नहीं किया, तो इसका बैलेंस भी नेक्स्ट ईयर चली जाएगा, हमको इसको बाद में फ्यूचर में देना है। इसका क्रेडिट बैलेंस है इसलिए लिखा रहा है डेबिट साइड में। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुए, कैपिटल का भी बैलेंस सेम टू सेम ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस था, अब ब्रॉट डाउन कैरी डाउन कर रहे, सॉरी ये ब्रॉट डाउन नहीं कैरी डाउन हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बैलेंस अभी कैरी कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस होते हैं कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन किए फिर वही सेम अमाउंट कैरी डाउन हो रहे हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। परचेज अकाउंट P&L में ट्रांसफर हो गया, डिस्काउंट अकाउंट भी P&L में ट्रांसफर। प्लांट अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है। मुकेश का अकाउंट भी क्लोज हो चुका है कैरी डाउन करके। रहीम का क्लोज हो चुका, कोई बैलेंस नहीं बचा। बैड डेब्ट भी ट्रांसफर हो गया P&L में। इस तरीके से आप अगर आप नोट करना चाहते हैं लेजर तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है, आप फिर भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं एक बार कि कैसे जनरल एंट्री के बाद होती है पोस्टिंग। यहाँ पे कैश अकाउंट में हमारी एक एंट्री छूट गई है। देखिए कैश अकाउंट में एक एंट्री छूट गई है, कौन सी एंट्री छूट गई है? प्लांट में जो कैश का एक्सपेंस हुआ है 300, वो एंट्री हमारी यहाँ रह गई है बाई प्लांट अकाउंट 300, इसलिए यहाँ बैलेंस हो जाएगा 7180, कैश बैलेंस हो जाएगा 7180। एक जो जनरल एंट्रीज थी कैश अकाउंट जिससे क्रेडिट हुआ था प्लांट अकाउंट के कारण, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई प्लांट अकाउंट 300 एंड बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 7180। नेक्स्ट बैंक अकाउंट सेम बैलेंस, इन्वेंट्री अकाउंट सेम बैलेंस, बिल्डिंग अकाउंट सेम बैलेंस कैरिड डाउन, विजय का अकाउंट अब कोई कैरिड डाउन नहीं, मधु के अकाउंट में सेम बैलेंस कैरिड डाउन, आनंद का अकाउंट सेम बैलेंस कैरिड डाउन, कैपिटल अकाउंट सेम बैलेंस कैरिड डाउन, परचेज अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बुक में लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन, पर बैलेंस विल नॉट बी कैरिड डाउन, दिस विल बी ट्रांसफर टू बाय ट्रेडिंग P&L अकाउंट। एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट में ये ट्रांसफर होता है, सेल एंड परचेज अकाउंट टू ट्रेडिंग P&L अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते हैं परचेज और सेल में भी, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। देन नेक्स्ट डिस्काउंट अकाउंट बाय परचेज बाय विजय, यहाँ पे हमेशा बैलेंस लिखा है पर बैलेंस नहीं कैरी डाउन करते हैं। डिस्काउंट अकाउंट का भी जो भी बैलेंस होगा ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 180।
अभी हमने बुक में पढ़ा कि जो भी बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट फॉर नॉमिनल अकाउंट सेल परचेज ये रिटर्न्स ये वो, क्योंकि बुक में इनिशियल स्टेज पे केवल बैलेंसिंग सिखा इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, लेकिन अल्टीमेटली दिस अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एट लास्ट ऑफ द ईयर। कभी भी इसका ऐसे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा जाता, विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब हम ये नोट कर लिया, आई होप आपने और समझ गए हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि यहाँ पे मैम ने ट्रांसफर किया है P&L अकाउंट में, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में सही यही है कि हमको इसको अल्टीमेटली ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। जैसा हमने यहाँ पे थ्योरी में भी पढ़ा, it should be noted that nominal account are not balanced. The balance in the end are transferred to the profit and loss account. Only personal and real account ultimately shows balances. You will notice that purchase account, sale account, discount account, rent account, salary account have not been balanced. The capital account will have to be adjusted for profit and loss. कैपिटल अकाउंट भी हमने कैरी डाउन अभी लिखा है, लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा तो उसका भी प्रॉफिट ट्रांसफर होकर बचा हुआ बैलेंस कैरी डाउन रहेगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ आपको बैलेंसिंग सिखाने के पर्पज से ही कर दिया गया है बैलेंस, अदरवाइज दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। आई होप आप बहुत अच्छे से बनाना सीख चुके हैं। इसलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के बिना ही लेजर में पोस्टिंग सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है। द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस द ओनर ऑफ a business which with a request to compile only 2 personal account of Mr. H and Mr. R in his ledger for the months of April। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मिस्टर एस ओनर की बुक्स है ना, तो ओनर का नाम पूरी एंट्रीज में, पूरे जनरल में, पूरे लेजर में ओनर का नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो लेजर in the books of Mr. S, मिस्टर एस का नाम कहीं भी नहीं आएगा पूरे लेजर में। सबसे पहले किसका अकाउंट बनाना है, 2 अकाउंट उन्होंने बोला, एक तो मिस्टर एच का बना दो, हमको तो बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल इनकी हेल्प करेंगे, इनको अकाउंट बना करके देंगे। और नेक्स्ट किसका बनाना है, मिस्टर आर का अकाउंट। यहाँ लिखें डेबिट, यहाँ लिखें क्रेडिट। डेट का कॉलम भी बना लेते हैं इस बार, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। नेक्स्ट मिस्टर आर का भी हम कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट डेट एंड पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। ये हो गया मिस्टर एच और मिस्टर आर का अकाउंट। अब हम जो भी एंट्रीज हुई है उसके हिसाब से स्टार्ट करते जाते हैं। मिस्टर एस ओज मिस्टर आर 15,000 एंड मिस्टर एच ओज मिस्टर एस 20,000। मिस्टर एस ओज यानी मिस्टर एस के ऊपर लायबिलिटी है मिस्टर आर से, क्रेडिटर यानी मिस्टर आर इज क्रेडिटर और क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी, और लायबिलिटी का होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को कौन से साइड लिखते हैं, जब ओपनिंग में लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो मिस्टर आर का बैलेंस कैरिड डाउन बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 15,000। एक बार फिर से पढ़ेंगे, मिस्टर एस ओज मिस्टर आर 15,000 यानी मिस्टर एस को पैसे देने हैं, किसे, मिस्टर आर को, कितने, 15,000 रुपए, यानी मिस्टर आर इज क्रेडिटर, मिस्टर आर इज क्रेडिटर। और क्रेडिटर का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग में किस साइड लिखा आता है, क्रेडिट साइड। मिस्टर एच ओज मिस्टर एस 20,000 यानी मिस्टर एच को पैसे देने हैं मिस्टर एस को। मिस्टर एच विल गिव द मनी टू मिस्टर एस यानी इट इज ट्रेड रिसीवेबल। डेटर मिस्टर एच को देने हैं, ट्रेड रिसीवेबल है मिस्टर एच के लिए। मिस्टर एस विल टेक मनी फ्रॉम मिस्टर एच यानी मिस्टर एच हमारा असेट है, और असेट को हम करते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस।
asset will always show debit balance. Mr. H is debtor, trade receivable of the business. क्योंकि Mr. H को हमने कभी सामान बेचा, अब हमें उससे 20,000 रुपए लेने हैं. Mr. R sold goods worth 60,000 at the rate of 10% discount to Mr. S. यानी Mr. S की बुक में कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं, Mr. S. तो Mr. S का नाम नहीं आएगा, दूसरी पार्टी का नाम आएगा. मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. मिस्टर एच यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ, लेकिन हम मिस्टर आर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम किसके बुक्स में बना रहे हैं, मिस्टर एस के बुक्स में, इसलिए मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. मिस्टर एस ने क्या किया, गुड्स परचेज ना कि सेल. तो मिस्टर एस की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, मिस्टर आर. परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर, टू मिस्टर आर. मिस्टर आर क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है. तो बाई परचेज अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 60,000. नहीं, मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उससे लिखते हैं. 60,000 माइनस 10,000, 54,000 अमाउंट विल बी क्रेडिटेड. यहां देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. ये किसके बुक में एंट्री हो रही है, मिस्टर एस के बुक में. तो मिस्टर एस का नाम कहीं नहीं आएगा. मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेकंड जो अप्रैल 4 की एंट्री है, मिस्टर आर सोल्ड गुड्स, लेकिन किसको सेल किया, मिस्टर एस को. यानी मिस्टर एस ने क्या किया, परचेज. मिस्टर एस के बुक में लिख रहे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर, इसलिए ये परचेज अकाउंट के साइड में आ गया. नेक्स्ट मिस्टर एस सोल्ड. अब ये मिस्टर एस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मिस्टर एस ने सेल किया है टू मिस्टर एच, तो मिस्टर एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो मिस्टर एच अकाउंट डेबिट हुआ है टू सेल्स. टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल किया है, 30,000 का. टू सेल्स अकाउंट, हमारा सेल्स क्रेडिट होता है, मिस्टर एच डेबिट हो, तो मिस्टर एच के डेबिट साइड में लिख देंगे सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट 17 अप्रैल के रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर विच वेयर सोल्ड टू एच एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000. ये क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड अ परचेज ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर. आर से उन्होंने परचेज किया गुड्स कितने के, नेट में 25,000. तो बाई परचेज अकाउंट 25,000 किससे परचेज किया, मिस्टर आर से. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर, इसलिए मिस्टर आर के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा परचेज अकाउंट. जिस ये गुड्स उसने सेल कर दिया एच को एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000. एच को सेल किया है तो एच के साइड में सेल्स अकाउंट आ जाएगा. लेकिन अमाउंट कितना लिखे, देखिए उसने परचेज किया था 25,000 और 15,000 के प्रॉफिट में बेचा, यानी 25,000 प्लस 15,000, 40,000 रुपए में उसने सेल कर दिया दिस टू मिस्टर एच. मिस्टर एच को सेल किया तो क्या एंट्री करेगा, मिस्टर एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कैश में नहीं सेल करे, क्रेडिट में, इसलिए पार्टी का नाम आएगा. कैश में सेल करते तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन यहाँ क्रेडिट में परचेज सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है तो इसलिए पार्टी का नाम लिखेंगे. मिस्टर एच अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मिस्टर एच अकाउंट डेबिट हो इसलिए उसके डेबिट साइड में लिखेंगे सेल्स अकाउंट का नाम. 18 की एंट्री देखिए, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्स गुड्स ऑन 4 अप्रैल. 10% ऑफ गुड्स उन्होंने रिटर्न कर दिए मिस्टर एस ने. किसको, मिस्टर आर को. मिस्टर एस ने कितने गुड्स खरीदे थे, 54,000 के गुड्स जो खरीदे थे उसमें से 10% उन्होंने रिजेक्ट कर दिए. मिस्टर एच रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑफ 4 अप्रैल. 4 अप्रैल को कौन सा गुड्स खरीदा था, 54,000 वाला. 54,000 का 10% कितना हो गया, 5400 रिटर्न कर दिया. देखिए परचेज आया क्रेडिट साइड, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा डेबिट साइड में. जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. मिस्टर एस ने परचेज किया था वो रिटर्न किया, रिजेक्ट किया यानी परचेज को रिटर्न कर देना.
तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 5400 एंट्री क्या पास होती? पर मिस्टर आर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मिस्टर आर अब रिसीवर हो गया, वो गुड जो हमको उसने दिया था वो वापस ले रहा है, हम उसको वापस करें, तो मिस्टर आर का अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज की जस्ट अपोजिट एंट्री होती है परचेज रिटर्न की। नेक्स्ट 19 अप्रैल वाली एंट्री देखिए, मिस्टर एस ने इशू किया अ कैश मेमो ऑफ ₹10,000 to Mr. H, who came personally for this consignment of the goods urgently needed by him. यहाँ पे क्या है? मिस्टर एच issued a cash memo to Mr. H, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. तो जब आप कैश में सेल करें तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश में सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, उसमें मिस्टर एच का अकाउंट कहीं भी बन ही नहीं रहे, तो इसकी फिर कोई भी एंट्री हमें नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कैश सेल है, कैश सेल की एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मिस्टर एच का नाम कहीं भी नहीं आया, इसलिए मिस्टर एच के अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। नेक्स्ट 22 अप्रैल को क्या एंट्री? एच क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज, टोटल ड्यूज कितने हैं? 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, टोटल ड्यूज है 90,000, enjoying 0.5% cash discount of the payment received. ₹20,000 was by check. अब 20,000 बाई चेक रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एच और पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वाज बाय चेक, तो बाई बैंक अकाउंट कितने मिले उसको? 20,000 और बाकी अमाउंट जो मिलना था वो किस में मिला? कैश में, तो बाई कैश अकाउंट। लेकिन अमाउंट कितना लिखे? अमाउंट लिखने के लिए यहां पे हम लोग करते हैं कैलकुलेशन वर्किंग नोट। टोटल ड्यूज देखिए मिस्टर एच का कितना है? 90,000। मिस्टर एच से टोटल कितना मिलना है हमको अमाउंट? मिस्टर एच से टोटल अमाउंट मिलना है 90,000 रुपीज। ₹90,000 मिस्टर एच से हमको टोटल मिलना चाहिए। जिसका हाफ ड्यू उसने क्लियर किया है, तो 90,000 का हाफ कितना हो जाता है? 90,000 का हाफ हो जाता है 45,000। 90,000 का हाफ है 45,000, सॉरी ये बाबा, 90,000 का हाफ 45,000 वी हैव रिसीव्ड। 45,000 पे हमने कितना डिस्काउंट दिया है? इंटू 1.5% डिस्काउंट। 45,000 का 1.5% डिस्काउंट दिया, यानी डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाता है? मिस्टर एच को दिए हुए डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट इज 225, 45,000 का 0.5%, जिसमें से चेक से कितना रिसीव, अब उससे रिसीव टोटल कितना करना है हमें? 45,000 था लेकिन 225 का दे दिया डिस्काउंट, तो बचा कितना अमाउंट रिसीव करना उससे? वो कितना का हमको पैसा देगा? 44,775 रुपीज, जिसमें से चेक में कितना दे दिया उसने? 20,000 रुपए दे दिया उसने चेक में। ही हैज गिवन थ्रू चेक हाउ मच अमाउंट? 20,000। उसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कैश में कितना देने वाला है? 24,775 रुपीज वो देगा कैश में, तो बाई कैश अकाउंट 24,775 रुपीज इन कैश। ठीक है, समझ में आ गया? टोटल ड्यूज का 50% यानी 45,000 उसको देने हैं, उसमें 0.5% उसको डिस्काउंट दे दिया और 20,000 कैश में चेक में मिला,
बचा हुआ अमाउंट कैश में मिला। जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एच 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू एच 20,775। उसके अलावा उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस, तो वी आर गिविंग हिम डिस्काउंट बाई डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एच, टू मिस्टर एच। मिस्टर एच क्रेडिट हुआ है किसके कारण, डिस्काउंट अकाउंट के कारण। कितने रुपीज से, 225 रुपीज से, इसलिए उसको डिस्काउंट को भी हमने उसके क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्योंकि उसके कारण भी वो क्रेडिट हुआ है 225 से। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गई 22nd की। 26 वाली एंट्री देखिए, आर के टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक वर क्लियर्ड बाय चेक एंजॉइंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 ऑन पेमेंट मेड। टोटल ड्यूज एच के कितने, मिस्टर आर के कितने हम पे, 15,000 प्लस 54,000 प्लस 25,000, जिसमें से हमने 10,000 नहीं दिया, और 5400 का परचेज रिटर्न हो गया, तो वो भी अब बैलेंस नहीं है। तो टोटल 88,600 का बैलेंस बचा, जिसमें से 10,000 हमने रखा हुआ है। बचा हुआ पेमेंट 78,600, जिसमें से उसने दिया 1,000 का डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट देंगे वो हमारा गेन हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट कितना, 1,000। अब देखिए इधर कितना टोटल आ रहा है, 9400 टोटल है। अब इस 15,000 54,000 प्लस 25,000, 94,000 टोटल है, जिसमें से रिटर्न कर दिया हमने 5400 का गुड्स। तो अब उसको पैसे देने कितने बचे, 88,600। अब 88,600 में हमने टू बैलेंस कितना हेल्ड बैक कर लिया, टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000। तो बचा हुआ अमाउंट कितना बचा, 1,000 का डिस्काउंट भी मिल गया। बचा हुआ अमाउंट कितना बचा, जो हमने दिया पेमेंट में, टू बैंक अकाउंट 77,600। आई होप आप समझ गए। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर देती हूँ वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए टोटल परचेज और बैलेंस मिला के बैलेंस था, आर का बैलेंस था 94,000, जिसमें से हमने रिटर्न कर दिया कितना, 5400। बैलेंस कितना बचा, 88,600 में हमने हेल्ड कितना किया हुआ है, बैलेंस कितना बचाया हुआ है, 10,000। तो अब कितना अमाउंट उसको देना है हमें, 78,600 में से उसने हमको डिस्काउंट कितने का दे दिया, 1,000 का। तो कितना रीपेमेंट करेंगे उसको, 77,600 रुपीज वी विल पे टू मिस्टर आर। 77,600 बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट 1,000 एंड देन रिमेनिंग बैलेंस कैरीड डाउन करेंगे 10,000। ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल 84,000। तो जो 10,000 आया वो बैलेंस कैरीड डाउन, क्रेडिट बैलेंस है लेकिन डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अपोजिट साइड में। नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग करेंगे तो फिर से उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 10,000 इन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं 29 को, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड फैक्ट ऑल बट 5,000 वॉज क्लियर्ड बाई हिम बाय द चेक बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। यानी उससे 5,000 छोड़ के बाकी जितना भी अमाउंट मिलना था मिल गया, और उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गया। यानी बैड डेब्ट कितने का हो गया हमारा, 5,000। यहाँ पे लिखा है क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000, यानी पूरा मिल गया लेकिन 5,000 ऑल बट, लेकिन 5,000 रुपए नहीं मिले। तो जो नहीं मिले वो क्या हो गया, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट इज अवर एक्सपेंस, इसलिए एक्सपेंस इज डेबिटेड। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। अब एच अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो बाई बैड डेब्ट अकाउंट 5,000 नहीं मिले। तो अब देखते हैं उससे कितने मिल गए। टोटल कितना, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, 90,000, जिसमें से 45 का क्लियर हो गया था।
90,000 में से 20 चेक से मिल गए, 225 का डिस्काउंट दे दिया, 24,775 बैंक में मिल गए और 5,000 और बाद में बैड डेप्ट हो गए, तो बचे हुए मिले कितने, बाई बैंक अकाउंट मिल गए हमको 40,000। अब तो इसका कोई बैलेंस ही नहीं बचा, जीरो बैलेंस हो गया, क्योंकि या तो वो जो बैलेंस बचा था 5,000 वो हमारा हो गया बैड डेप्ट, इसलिए नो बैलेंस, जीरो बैलेंस। 40,000 बैंक से मिल गए और 5,000 हो गए बैंकरप्ट। 90,000 में से 45 पहले सेटल हो गए थे, बचे हुए 45 में 5 हो गए बैड डेप्ट और बचे हुए 5 मिल गए बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एच, इसलिए बैंक अकाउंट को लिखे मिस्टर एच के क्रेडिट साइड में। और नेक्स्ट है 30 को क्या लिखा है, बैलेंस करिए आर का अकाउंट, तो आर के अकाउंट का बैलेंस हमने ऑलरेडी निकाल दिया, कितना, 10,000। ये आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कभी भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में जो वर्किंग नोट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्वेश्चन में कभी गलत एंट्रीज भी हो जाए तो भी वर्किंग नोट के नाम पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स, 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो वर्किंग नोट आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है और जरूर वर्किंग नोट बनाने हैं मेन अकाउंट और मेन क्वेश्चन के साथ। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, वर्किंग नोट को प्रेफरेंस देनी है आपको, नीचे में वर्किंग नोट लिखना है। ये क्वेश्चन आई होप आपने नोट कर लिया है और समझ भी गए हैं। यहाँ पे डेट भी डालनी है आपको, जिस जिस डेट पे जो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट भी आपको एंटर करनी है। एंड उसके बाद नीचे में क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आप घर पे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सबका सोल्यूशन भी दिया हुआ है और जनरल एंट्रीज के साथ पोस्टिंग करेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से लेजर भी समझ में आ गया है। अब आप खुद से पोस्टिंग करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट वेरी नाइसली। ओके, थैंक यू सो मच।